नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताज़ा अंक में आप सभी का स्वागत है। आज जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं 3 जुलाई 2024 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार केंद्र सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया है। वित्त मंत्रालय का कार्यभार एक बार फिर से निर्मला सीतारमण को मिला है और उन्होंने कार्यभार ग्रहण करते ही बजट की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 1 फरवरी 2024 को 2024-25 वित्त वर्ष का जो बजट पेश किया गया था वह अंतरिम बजट था और जैसे ही नई सरकार बनेगी तो जुलाई में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। तो अब पूर्ण बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जुलाई के अंतिम सप्ताह में वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने 19 जून से ही बजट तैयारियों के सिलसिले में आर्थिक क्षेत्र से जुड़े विभिन्न वर्गों के साथ अपनी बैठकें शुरू कर दी हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्रियों से मिली, उसके बाद वित्तीय और पूंजी बाजार से जुड़े प्रमुख विशेषज्ञों के साथ बैठक हुई। फिक्की, एसोचैम, CII, PhD चैम्बर, तमाम जो भी उद्योग संगठन हैं उनके बैनर तले जो उद्योग जगत के प्रमुख हैं उनके साथ भी विचार विमर्श हुआ। किसान संगठनों और कृषि क्षेत्र से के जो विशेषज्ञ हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनसे भी मुलाकात की। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम यानी MSME के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ भी बजट पूर्व विचार विमर्श किया गया। श्रमिक संगठन, सेवा, कौशल विकास और जो तमाम दूसरे क्षेत्र हैं उनके प्रतिनिधियों से भी बातचीत की और बजट के बारे में उनके क्या सुझाव हैं उनको सुना। 22 जून को वित्त मंत्री ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेश के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की और बजट के बारे में उनके साथ भी बातचीत हुई, उनके सुझाव भी सुने। उसी दिन वित्त मंत्री ने माल एवं सेवा कर परिषद यानी GST काउंसिल जिसे कहते हैं उसकी 53वीं बैठक की भी अध्यक्षता की और इस बैठक में कारोबारियों की सुविधा और उनके पिछले साल के जो लंबित कर के मामले हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण निर्णय इस बैठक में लिए गए। अब मैं जल्दी से आपको अंतरिम बजट जो फरवरी में पेश हुआ था उसके बारे में बता देता हूं। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की समाप्ति के समय मतलब मई में दूसरा कार्यकाल समाप्त हुआ और अब जून में नई सरकार बन चुकी है। तो जो पिछला बजट 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट जिसे मैंने बताया है वो कुल 47.66 लाख करोड़ रुपए का पेश किया गया था। इससे पिछले वित्त वर्ष में 45 लाख करोड़ और उससे भी पिछले साल करीब 42 लाख करोड़ रुपए का बजट मोदी सरकार ने पेश किया था। अंतरिम बजट में 24-25 के दौरान राजकोषीय घाटा GDP के मुकाबले 5.1% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया था, यानी कम किया। पहले ये 5.8 या 5.9 के करीब था तो उसे 5.1 पर लाने का अनुमान व्यक्त किया गया। वहीं राज्यों को पूंजी खर्च के लिए 50 साल की अवधि वाले ब्याज मुक्त कर्ज की सुविधा के तहत 1.3 लाख करोड़ रुपए का परिव्यय अंतरिम बजट में रखा गया था। बुनियादी क्षेत्र यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसे कहते हैं उसमें एक साल पहले 10 लाख करोड़ रुपए के रखे गए थे और अंतरिम बजट में ये कहा गया था कि ये 11.11 लाख करोड़ रुपए हम पूंजी व्यय करेंगे। ये साल जो अब शुरू हो रहा है, अब ये नया बजट आएगा उसमें भी इसे रखा जाएगा। ये जो आंकड़ा है ये बढ़ भी सकता है। अंतरिम बजट में मोटे तौर पर चालू वित्त वर्ष के 4 महीने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अब जुलाई में बजट आ जाएगा तो फिर वही बजट आगे लागू होगा। लेकिन जुलाई तक के जो खर्च हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई जो नया वित्त वर्ष शुरू होता है उसके लिए अंतरिम बजट में संसद की अनुमति ली गई थी। उसमें क्या खर्च होगा, जरूरी खर्च की अनुमति ली गई थी तो इसलिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है। बाकी जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की दर थी उनको कोई छेड़छाड़ उनसे नहीं की गई है। मैं देश में लागू मौजूदा आयकर की जो दरें हैं उनके बारे में जल्दी से बात करता हूं। व्यक्तिगत आयकर की 2 प्रणालियां चल रही हैं। पहली प्रणाली में
जो पुरानी पहले से चल रही थी 2.5 लाख रुपए की सालाना आय कर मुक्त है। 2.5 से 5 लाख रुपए पर 5%, और 5 से 10 लाख के बीच की जिनकी इनकम होगी उस पर सीधे 20, 5 लाख तक 5%, 2.5 से 5 पे 5, और 5 से 10 पे सीधा 20%, और 10 लाख से ऊपर जिसकी भी सालाना आय होगी उस पर 30% की दर लागू थी क्या लागू है कह सकता हूँ मैं, क्योंकि दोनों प्रणालियाँ चल रही हैं। उस प्रणाली में 60 से 80 आयु वर्ग जो है उसमें 3 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त रखा गया। सामान्य लोगों के लिए 60 साल से कम जो होंगे उनके लिए 2.5 लाख, और 60 से 80 के बीच के जो होंगे उनके लिए 3 लाख रुपए की आय कर मुक्त है। बाकी वही 3 से 5%, 5 से 10 20%, और 10 से ऊपर 30%। और 80 वर्ष से ज़्यादा आयु के जो भी बुजुर्ग थे उनकी 5 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त रखा गया था। फिर 5 से 10 पे 20, और 10 से ऊपर 30, मतलब सीधा 20%, एक तरह से 20 और 30% का टैक्स है पुरानी जो प्रणाली है। नई कर प्रणाली इसे 2020 में लागू किया गया। जो तब इसमें 6 स्लैब थे, अब इनको घटाकर 23-24 में 5 कर दिया गया है, और इसमें 3 लाख रुपए तक की आय को जो है कर मुक्त रखा गया। पुरानी वाली में 2.5 लाख है, इसमें 3 लाख है सबके लिए, इसमें कोई आयु वर्ग की कोई उल्लेख नहीं है इसमें। और 3 से 6 लाख रुपए पर 5%, 6 से 9 लाख रुपए पर 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20%, और 15 लाख से ऊपर 30%। यानी इसमें 5, 10, 15, 20 और 30 इस तरह काफ़ी दर को जो है कम रखा गया है। लेकिन इसमें जो कई तरह की छूट मिलती हैं उनको नहीं इसमें। और इस नई प्रणाली को आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको भी लागू किया था। पुरानी कर प्रणाली में तमाम तरह की छूट थी, जैसे 1.5 लाख रुपए तक का निवेश है, मकान के किराया अगर आप देते हैं, घर खरीदने के लिए कर्ज लिया उसका ब्याज पर उसकी छूट, और भी कई चीज़ें शामिल थी। और सामान्य तौर पर इसमें जो है 5 लाख रुपए तक की, अगर आपकी 5 लाख से कम अगर आपकी आय है तो उस पर टैक्स नहीं लगते था। 12,500 रुपये छूट दे देते थे, तो 5 लाख रुपए से कम की जो अगर आपकी कर योग्य आय बनती तो कोई टैक्स नहीं लगता था। और जो नई प्रणाली है तो उसको आकर्षक बनाने के लिए वित्त मंत्री ने 23-24 के बजट में कहा कि 7 लाख रुपए तक पर कोई टैक्स नहीं देना होगा आपको, 7 लाख रुपए तक की। और स्लैब भी 5 कर दिए। वहीं जो है 50,000 रुपये की मानक कटौती भी शुरू कर दी। पारिवारिक पेंशन धारकों के लिए 15,000 रुपये की मानक कटौती की। तो वास्तव में सरकार नई जो कर प्रणाली है उसको बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि इसमें किसी तरह की छूट वगैरह का ज़्यादा नहीं है, सीधे सीधे टैक्स है। और टैक्स की दर भी 5, 10, 15, पुरानी प्रणाली में 5, 20, 30, और इसमें 5, 10, 15, 20, 30 रखी गई है। और जो व्यक्तिगत आयकर पर जो अधिभार लगता है सरचार्ज, उसकी भी जो हाईएस्ट रेट था उसको 37 से घटा के 25 कर दिया। खुदरा व्यवसायों के लिए अनुमानित कराधान सीमा को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़, पेशेवरों के लिए 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए किया गया। वहीं मोदी सरकार का दावा है कि उसने कंपनी कर की दर को 30 से घटाकर 22% किया है। विनिर्माण क्षेत्र में जो नई कंपनियां आएगी उनको 15% टैक्स रखा गया। तो हमारा मानना है कि सरकार को आम करदाताओं को कुछ ना कुछ राहत देनी चाहिए। जो अब ये बजट आ रहा है, करदाताओं की संख्या बढ़ रही है, सरकार को जो पिछला बजट है उसमें जो है अनुमान से अच्छा टैक्स मिला है, राजस्व मिला है। सरकार विभिन्न वर्गों को तमाम तरह की राहत योजनाएं विभिन्न वर्गों के लिए चलाती है, तो करदाता भी चाहता है कि उसे भी कोई राहत मिलनी चाहिए। हालांकि ये भी सही है कि करदाता देश के आर्थिक विकास में योगदान करता है, उसे इस पर गर्व होना चाहिए। वह देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भागीदार है। लेकिन सामान्य करदाता ही मानता है कि उसे राहत मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसे भी कोई प्राथमिकता कहीं मिलनी चाहिए। और एक ये भी सुझाव है कि जो 30% की सबसे ऊंची कर की दर है उसको 15 लाख रुपए के बजाय, जो नई टैक्स प्रणाली में, पुरानी वाले में तो 10 लाख से ऊपर पे ही 30% है, लेकिन नई जो प्रणाली है 15 लाख से ऊपर जो है 30% है, तो उसको 15 लाख की बजाय 20 या 25 लाख रुपए सालाना आय पर कर देना चाहिए। तो जो ये 5, 10, 15, 20, 30 के स्लैब हैं उसमें और थोड़ी गैप किया जाना चाहिए। तो नया बजट जुलाई के अंतिम सप्ताह में पेश होगा, और मोटे तौर पर ये माना जाना चाहिए कि जो अंतरिम बजट में जो बजट का टोटल
जो स्वरूप था उसी के इर्द गिर्द ये बजट रह सकता है। और जो मैंने बताया कि आम करदाता मानता है कि उससे कुछ राहत मिलेगी, इसी उम्मीद के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब जितना आप लोग इसे बढ़ाएंगे हमें हमारा उत्साह और बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस एपिसोड को विराम देता हूँ। नमस्कार।